अपने मन के भाव और विचारों को अलग तरीक़ों से कहा जाता है, समझाया जाता है। और भाषा के अब हम रूप पढ़ेंगे, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो एक होता है संकेत द्वारा, दूसरा होता है बोलकर और तीसरा होता है लिखकर। जब अपनी बात को हम बोलने में समर्थ नहीं होते, लिखने में समर्थ नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, भाषा को संकेतों के माध्यम से बताते हैं। और जब हम अपनी बात को बोलकर व्यक्त करते हैं, अपने मन के भाव विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं, तो भाषा का मौखिक रूप होता है। और जब वही बात हम लिख कर व्यक्त करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। देखिए यहाँ पे बच्चा है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, संगीतों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया और यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग किया गया। अब देखिए भाषा कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है, भाषा का वह रूप जिसमें हम भाव और विचारों का आदान प्रदान बोल कर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपने मन की बात को बोल कर व्यक्त करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे क्या होता है, समाचार पत्र को पढ़कर समाचार सुनाना, वो भाषा का मौखिक रूप है। अब देखिए लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप के द्वारा व्यक्ति अपनी बात को लिख कर पहुँचाता है। अपने संकेतों के द्वारा अपने भावों और विचारों को हम दूसरों तक लिख कर पहुँचाते हैं, तो वह क्या होता है, भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे क्या होता है, किसी पत्र का लिखना, किसी पत्र पर अपनी बात को लिखना, वह भाषा का लिखित रूप है। अब देखिए मातृभाषा किसे कहते हैं, जब बालक अपने परिवार सदस्यों के बीच रहकर अपनी माता से जो भाषा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। और माता से सीखने का तात्पर्य सिर्फ माता से नहीं, माता से सीखने का तात्पर्य परिवार में सभी सदस्यों से जो भाषा वह सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब देखिए जैसे हिंदी हमने पहले पढ़ा था ना, तो हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है, क्योंकि उसको हम कहाँ सीखते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं। दूसरा देखिए राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग सामान्यतः संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसा अभी हम पीछे पढ़े थे ना, तो राष्ट्रभाषा क्या हमारी, संपूर्ण राष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, वह हिंदी है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। अब राजभाषा देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार हिंदी क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा भी बनी। तो हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा भी है और राजभाषा भी है। अब हम क्या पढ़ेंगे, लिपि। लिपि किसे कहते हैं, भाषा आरंभ में केवल बोली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा के ध्वनियों को जब हम लिखते हैं, तो उस लिखित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं कि किस चिन्ह से लिपि लिखी जाती है। भाषा लिखने के ढंग का जो तरीका होता है वह क्या है, लिपि है। तब विश्व के समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। जैसे देखिए हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी होती है। उर्दू की कौन सी, देवनागरी। संस्कृत की कौन सी होती है, देवनागरी होती है। अंग्रेजी की कौन सी होती है, रोमन होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न लिपियाँ होती हैं। अब देखिए बोली किसे कहते हैं, भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इस विशाल देश के भिन्न भिन्न भागों में क्षेत्र विशेष में अलग अलग बोली बोली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब देखिए बोली क्या है, भाषा का क्षेत्र क्या होता है, विस्तार होता है। एक बड़े क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, लेकिन बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, एक ही क्षेत्र में बोली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि बोली जो एक क्षेत्र में बोली जाएगी वो दूसरे क्षेत्र में नहीं बोली जाएगी। बोली सिर्फ एक क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, विस्तार होता है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिससे संबंधित बोलियाँ भी होती हैं। ये विभिन्न बोलियाँ अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जैसे देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी, बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही बोला जाता है। हरियाणा उसमें हरियाणवी बोलते हैं। राजस्थान में राजस्थानी मारवाड़ी बोलते हैं। कश्मीर में डोगरी बोलते हैं। केरल में मलयालम, उत्तरांचल में गढ़वाली कमाऊनी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़। अब देखिए व्याकरण में, हम खाना खाए, हम खाना खाते। पहला वाक्य हम खाना खाए अशुद्ध लग रहा है। क्यों अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि हम का प्रयोग हुआ है। हम क्या है, बहुवचन है, तो हम खाना खाए और हम खाना खाते हैं। दूसरा वाक्य में देखिए हम खाना खाते, पहले वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, प्रायः बच्चे इस प्रकार वाक्यों का प्रयोग करते दिखाई देते, परंतु यह भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना ये हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का सही प्रयोग करते हैं। अब देखिए जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और नियमों का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। जिस प्रकार दिनों के मेल में सप्ताह, सप्ताहों के मेल से महीने, महीनों के मेल से वर्ष बनता है, ठीक उसी प्रकार अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से पद बनते हैं। पद को ही क्या बोलते हैं, हम वाक्य बोलते हैं। जब पद अलग होते हैं तो पद होते हैं, और वही पद जब समूह में आते हैं तो वो वाक्य बनते हैं। तो शब्दों का जो सार्थक मेल होता है वो क्या होता है, वाक्य बनता है। वाक्य से क्या होता है, भाषा बनती है। अब देखिए व्याकरण हमने पढ़ लिया कि
कि जिस हिसाब से हम भाषा के शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम क्या करेंगे? वर्णों की शुद्धियों, अशुद्धियों, उसकी उत्पत्ति, उसके आकार पर विचार करेंगे। और शब्द विचार में क्या करेंगे? हम शब्दों की अशुद्धियों, उत्पत्ति, आकार पे विचार करेंगे। वाक्य विचार में क्या करते हैं? वाक्य में भी हम क्या करते हैं? शब्दों की उत्पत्ति, वाक्य विचार पर हम विचार करते हैं कि उसका शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, अब हम इसका खाली स्थान और प्रश्न उत्तर करेंगे।